Hello guys, let's crack UPSC CSE. And today in this session I am going to discuss about India's nuclear policy review and analysis. भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और इस पे हम लोग तमाम बातें करने वाले हैं कि कैसे बना और इसमें जो बातें शामिल किया गया है वो क्या कहना चाहता है और ये कितना परफेक्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोग आज इसको देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अनअकैडमी इज द इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड once okay, so if you will take subscription you are allowed to join daily live classes. You will get structured courses. You will also allowed to participate in live tests and quizzes, and you will access unlimited videos and download multiple PDF. So okay, for that you need to first of all download Unacademy Learning app, and this is my Telegram channel link mukesh@unacademy. And मैं अपने विषय में आप लोगों को बता दूँ, myself मुकेश कुमार सिंह, and I did BSc Geology honors, appeared in UPSC CSE examination, and currently I am working in Delhi as a faculty of Science Tech and General Science, Environment Ecology, and ऑप्शनल में मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का क्लास ले रहा हूँ। और जो भी लोग आज इस सेशन में देख रहे हो, so everyone know under my expertise many aspirants have cracked IAS and IFS examination. So remember all these things. And one more thing is, along with me at this platform you will get the support of more than 100 top educators. Okay guys, इसको आप लोग को याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे सारे अपकमिंग कोर्सेस हैं, और इस अपकमिंग कोर्स में यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा in order to join any of the course. And once you will take subscription you are allowed to join special classes and access all the video. यहाँ पे अनअकैडमी दो तरह का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है आप लोगों के लिए, एक है प्लस, दूसरा आइकॉनिक प्लस। सब्सक्रिप्शन का ये सारे ड्यूरेशंस हैं जिसके यहाँ फी दिया हुआ है, और इस फी में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है इमीडिएट। पर इसके लिए आप लोगों को ये कोड यूज करना है MKS1. So once you will use this code MKS1 you will get immediate concession of 10% over entire fee, and after concession जो फी होगा वो घट करके यहाँ ये हो जाएगा आप लोगों का। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्या मिलने वाला है? इन दिस सब्सक्रिप्शन यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकोगे आप लोग, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट इन प्लस। अनअकैडमी का एक और इससे भी अच्छा पैकेज है, अब वो है इसका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन है, 12 मंथ, 24 मंथ एंड 36 मंथ। इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ये मिल रहा है, और यहाँ भी आपको इस कोड यूज करना है MKS1, और इससे आपको क्या होगा, 10% का अगेन इमीडिएट कंसेशन आपको फिर से मिल रहा है यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा। और ये कोर्स परफेक्ट उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी का तैयारी करने के लिए प्लान कर रहे हैं, या वो 10+2 में है, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, या अभी अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें एक साल तो आपको सिलेबस समझना, बुक समझना, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े इसमें लग जाता है। दूसरे साल से आप समझ पाते हो, और अगर आप प्री का प्लानिंग करते हो तो हर स्टूडेंट्स अपने अटेम्प्ट के अहमियत को समझता है, और अटेम्प्ट की अहमियत को समझते हुए भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना। और वैसे में मैं कहूँगा कि 36 मंथ का बेस्ट सब्सक्रिप्शन होगा फॉर बिगनर्स, फॉर एवरी एक्सपीरियंस, दोज हु आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये मेरा बताना काम था। अब आप लोगों को खुद निर्णय लेना है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। इसमें मिलेगा कि आप लोगों को ये परफेक्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिल रहा है आप लोगों को, स्टडी प्लानर मिल रहा है, डेली मेन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आप कर सकोगे, पर्सनल कोच का असिस्टेंस मिल जाएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल हो गया, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस है, ये सारा का सारा आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। और अनअकैडमी का ये ऑप्शनल का ये है। ऑप्शनल में क्या है कि जैसे मैंने कहा अभी कि यहाँ भी अलग अलग ड्यूरेशंस हैं, और इस ड्यूरेशन के यहाँ फी दिया हुआ है, कोड यूज करना होगा आप लोगों को MKS1, ताकि आपको 10% इमीडिएट कंसेशन मिल जाए ऑन द इंटायर फी। और आप इस पूरे पैकेज में चाहे GS का हो या वो ऑप्शनल का हो, आप EMI के थ्रू भी ले सकते हो। मान लो आपने 36 महीने का पैकेज लिया, फीस 50,000 रुपये है, 10% डिस्काउंट के बाद फी हो जाएगा 4500 रुपये, और मंथली भी चाहो तो आप पे कर सकते हो
₹150 मंथली पे भी दे सकते हो। तो मुझे लगता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर के आप अपना क्लास बिल्कुल अटेंड करो। और यहाँ पे हाँ, ये कोड ज़रूर यूज़ कर लेना। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको अब फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप मेरा जो स्पेशल क्लास है, वो तमाम स्पेशल क्लास देख सकोगे, चाहे वो जनरल साइंस का हो, साइंस टेक का हो, इंटरनल सिक्योरिटी का हो, एनवायरनमेंट इकोलॉजी का हो या ऑप्शनल का हो, वो सब आप कर सकोगे। और जो स्ट्रेटजी है, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ ओके व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, एवरी डिटेल्स यू विल गेट इन माय सेशन। तो उस सेशन को आप बिल्कुल जॉइन कीजिए, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे वो स्पेशल क्लास का हो। और अभी अनअकैडमी ने लॉन्च किया है इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल। एंड दिस बैटल ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपको रेगुलर 15 डेज के इंटरवल पे स्टार्ट हो रहा है। जो पहला बैटल है वो 6 दिसंबर को हुआ है, दूसरा जो यहाँ पे 20 दिसंबर को यहाँ पे है, टाइम 11 बजे। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को उस क्वेश्चन को आंसर करना है। इस ऐसे 13 बैटल होने हैं। और इस फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट में आप जीतते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट जो रैंकर होंगे उनको मिलेगा एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड को मिलेगा एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को मिलेगा यहाँ पे एप्पल एयर पावर्ड, एंड फोर्थ जो और रिमेनिंग जो 100 टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे, टॉप 100 जो रैंकर्स होगा, सो एवरी वन गेट 1000 रुपीज ऑफ अमेजॉन वाउचर। तो आपको ये सब याद रखना है। इसके अलावा अनअकैडमी अभी 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का स्पेशल कोर्स स्पेशल फैकल्टीज को लेकर के यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। जो टीम एक एक बैच ये स्टार्ट हो रहा है चैंपियनशिप का, जो स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से, हो चुका है ऑलरेडी ये। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि एक नया जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इसमें जो एजुकेटर्स हैं उनका फेस देख सकते हो। शायद इनमें से बहुत सारे एजुकेटर्स को आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। एंड ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल होगा। और इसमें जीएस का ये बेसिकली ये कोर्स है, जीएस के लिए जो डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे बातें यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, समझना इसको है, ताकि आप कर सको। और मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है एक लंबा प्रिपरेशन है। जो स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल अपने तैयारी को वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या वो करने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं, अगर जो कैपेबल नहीं वो इस तरह के कोर्स बिल्कुल पार्टिसिपेट करे। और यहाँ पे देख सकते हो ये 6 मंथ का एक बैच हो रहा है। जीएस का कंप्लीट 2022 के लिए बैच है, 2023 के लिए बैच है। अलग अलग टीम में हैं, इन टीम में से किसी भी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। जो बाइलिंगुअल में हिंदी में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये मेरा स्पेशल क्लास का है, जिसको मैंने हाल फिलहाल लिया है दिसंबर 8 को, दिसंबर 13 को। और आज भी मेरा स्पेशल क्लास होगा शाम में 7 बजे, ठीक है। न्यूक्लियर आज का टॉपिक हम लोग का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और टॉपिक जो है ये जीएस पेपर 3 का है। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पॉलिसी रिव्यू एंड एनालिसिस। तो ये टॉपिक है। अब जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, यहाँ से अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने की शुरुआत में आप लोग जानते हो एवरीथिंग, मेरा जो भी क्लास है मैं लिख लिख के आप लोग को पढ़ाते आया हूँ, ताकि आप लोग प्रॉपर समझ सके। मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आप लोगों से, और कोई क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन लिखिए। मैं कुछ सवाल पूछते जा रहा हूँ, उसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं लास्ट में न्यूक्लियर पॉलिसी पर बात करूंगा। क्या पॉलिसी है और उसका क्या 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 उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं, हम तमाम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट वाज स्टार्टेड, भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो 1967 में इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जानते हो ना। यह न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 1967 में, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि एनर्जी सिक्योरिटी। हम चाह रहे थे, जैसे देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम चाहते कि भाई एनर्जी का जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था, और हम एनर्जी को लेकर के हम इस प्लांट को स्टार्ट किए थे। और क्योंकि हमारे पास जो कोल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल रिजर्व हैं, जो अदर फ्यूल्स था, वो सारे फ्यूल्स हमें पता है कि हमारे पास कितना अमाउंट है और वो कब तक समाप्त हो जाएगा। एंड दैट्स वाई वी वांट टू डिराइव सम सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड इसी कारण से 1967 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये प्रोग्राम डाइवर्ट हो गया। इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था, जो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए था, जो बिजली पैदा करने के लिए था, वो डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट क्या हुआ, सो वाई इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, वाई इंडिया, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वाई इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम डाइवर्टेड। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों डाइवर्ट हुआ, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम डाइवर्टेड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो।
और इसको आराम से समझना है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये और इसमें काफ़ी सारा डाटा मिलेगा जो प्रीलिम्स के लिए उतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इस बात को याद रखना। भारत का न्यूक्लियर जो इंडिया का न्यूक्लियर डाइवर्ट क्यों हुआ ये समझ लो रीजन, और हम आखिर बम बनाने के रेस में क्यों उतर गए। ठीक है, ये डाइवर्ट हुआ कई कारण इसके हैं, आप भी कारण दे सकते हो। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंडिया न्यूक्लियर बम बनाना शुरू क्यों किया। तो पहला तो क्वेश्चन होगा कि भाई कई लोग दिमाग में हो सकता है जो नए बच्चे होंगे, उत्साहित बच्चे होंगे, उनको लगता होगा टू बिकम सुपर पावर। नो, ये आंसर है टू बिकम सुपर पावर। क्या हमारा इंटरेस्ट इसमें था कि हम सुपर पावर बने और हम एक नए तरह का वर्ल्ड ऑर्डर सेट करें, टू बिकम सुपर पावर? ये पर्पस था हमारा? आई डोंट थिंक। ये पर्पस तो बिल्कुल नहीं था। क्या दूसरा पर्पस था? दूसरा पर्पस है टू इंटर्स इन न्यूक्लियर वेपन्स रेस। क्या हम भी अन्य देशों की तरह जो न्यूक्लियर रेस है उसमें हम इंटर करना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं था। आप बिल्कुल आराम से समझो इसको। क्या हम, ठीक है, तो न्यूक्लियर जो वेपन रेस है इसमें भी हम इंटर करना नहीं चाह रहे थे। इंडिया डोंट वांट टू इंटर इन न्यूक्लियर आर्सेनल रेस। न्यूक्लियर आर्सेनल रेस में हम जाना चाह रहे थे, तो ये भी नहीं था। न्यूक्लियर आर्सेनल जो रेस है इसमें भी हम नहीं जाना चाह रहे थे। तो क्या ये प्रोग्राम इसलिए डाइवर्ट हुआ, ठीक है, कि हमारा जो नेबर्स है न्यूक्लियर पावर था, न्यूक्लियर पावर नेबर्स हैं। एग्जैक्टली, न्यूक्लियर पावर नेबर्स हैं ये, न्यूक्लियर पावर नेबर्स हैं, और ये हमें न्यूक्लियर पावर थ्रेट भी दे रहा था। इंडिया गॉट थ्रेटेन बाय न्यूक्लियर पावर ऑफ द टू नेबर स्टेट, वन इज द चाइना एंड अदर इज द पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान, इससे हमें रेगुलर थ्रेट मिल ही रहा था, बिकॉज चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप किया, अपना परमाणु टेस्ट किया, और पाकिस्तान को असिस्ट किया इन ऑर्डर टू पाकिस्तान डेवलप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, एंड दैट्स वाई आखिर बम की जरूरत क्यों पड़ी, बम क्यों बने। ठीक है, क्योंकि चीन के पास बम, चीन ने डेवलप किया, टेस्ट किया 1964 में, और चीन उससे पहले चाइना ने क्या किया था, ठीक है, इसके पहले चाइना ने किया हमारे साथ वार, इंडो चाइना जो वार हुआ था 1962 में। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी वार, मैं लिख देता हूँ वार था, और ये वार कब हुआ था 1962 में, इंडो चाइना वार हुआ, जिसमें हमने नॉर्दर्न हिमालय का एक बड़ा सा पार्ट हमारे हाथों से निकल गया, जो तिब्बत वाला है। और उसके बाद 1965 में वार क्या है, 1900 याद रखना 1962 ये था इंडिया चाइना का, और 1965 का एक वार और इंडिया के ऊपर ला दिया गया, और ये वार लड़ा था पाकिस्तान ने। ठीक है, इसके बाद एक और वार देखो 1971 का वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 65 और 71 पाकिस्तान के साथ, और 62 में चाइना के साथ। ये दोनों जो वॉर था कहीं ना कहीं इंडिया को बार बार, ठीक है, ये इम्पिटस दे रहा था, बार बार इन्फोर्स कर रहा था इन ओके टू टेस्ट देयर न्यूक्लियर वेपन्स और टू मेक द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, अगर ठीक है, और इसीलिए इंडिया ने आखिर क्या न्यूक्लियर वेपन्स इन तमाम कारणों से डेवलप किया नहीं, इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप अ काइंड ऑफ पीस, ठीक है, इन द ओके विद देयर नेबर स्टेट, और इसलिए इंडिया ने, ठीक है, सो टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन पीस, याद रखना, मेंटेन पीस, शांति को स्थापित करने के लिए, और एक पॉइंट याद रख सकते हो, टू डेवलप, ठीक है, टू डेवलप रीजनल बैलेंस और पावर ऑफ बैलेंस, टू डेवलप रीजनल, ठीक है ना, पावर ऑफ बैलेंस की बात हम करते हैं कि भाई सबके पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होगा तो कोई किसी पे उसका उपयोग नहीं करेगा। तो इंडिया का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ये सारे फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं हमें बार बार इम्पिटस दे रहा था, बार बार इन्फोर्स कर रहा था, वो जो थ्रेट था वो हमें बार बार इन्फोर्स कर रहा था कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करें, ठीक है, ताकि हम एक रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को हम इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि कोई देश के पास ये हिम्मत ना हो कि वो हमारे ऊपर किसी भी तरह के न्यूक्लियर अटैक को कर सके। ठीक है, जब आपके पास भी बम होगा, किसी और के पास बम है, तो वो आपके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। ठीक है, और ये वो रीजन था एक्चुअल में। अब आप लोग यहाँ पे समझो ऐसे, जब ये
वॉर हुआ, तो ये तमाम तो कारण है। इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं बच्चों आप सबको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि इंडिया जिस मिशन पे चला था, और वो मिशन क्या था। हमारा मिशन था पावर बनाना, हमारा मिशन था कंस्ट्रक्टिव काम करना, हमारा मिशन था रीजनल ग्रोथ नहीं, हमारा मिशन था कि हमारे जो लोग हैं, ठीक है, वो सबके जीवन में बेहतरी हो। लेकिन बेहतरी की जगह पे कहीं न कहीं हमें इतना इन्फोर्स किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इस तरह का थ्रेट हमें मिलता रहा कि, ठीक है ना, कि हम कहीं न कहीं डाइवर्ट हुए, और हमने यहाँ पे बम बनाने का फैसला किया, और हम न्यूक्लियर टेस्ट किए। और इस टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यही था, टू मेंटेन पीस एंड टू establish a power of balance between our between डिफरेंट स्टेट्स और रीजनल जो हमारे स्टेट्स हैं उसके साथ। अब इसके पीछे थोड़ा आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा यहीं पे इसको रब कर रहा हूँ, दूसरा स्लाइड ले रहा हूँ ताकि आप लोग और बता सकूँ। अब आगे चलते, ठीक इसके आगे चल रहे हम लोग हैं। इंडिया चाइना वार मैंने कहा था 1962 में हुआ, सब लोगों को पता है। चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया कब? 1964 में किया, ठीक है। और एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ये कब अस्तित्व में आया है? 1968 में अस्तित्व में आया है। और लागू कब हुआ है? 1970 से लागू हुआ है। और ये एनपीटी पे हमें भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, क्योंकि एनपीटी जब एग्जिस्टेंस में आया है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप ऐसे समझ लो, इन द वेक ऑफ चाइना न्यूक्लियर टेस्ट, 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। चाइना न्यूक्लियर टेस्ट ये हुआ था, ठीक है। 1960 में तो हम वार हमारे साथ हुआ ही था। इसके बाद 1968, ठीक है, याद रखना आप लोग, एनपीटी एग्जिस्टेंस में आया। एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये परमाणु अप्रसार संधि है। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे आगे के क्लास में, वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। एनपीटी पे या एनएसजी पे या सीटीबीटी पे या 123 एग्रीमेंट पे, ठीक है, तमाम पे वीडियो बनेंगे। एलएससी पे, आईएनओ पे, सब पे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहो ताकि सारे क्लास को अटेंड कर सकोगे। अब 1960 में एनपीटी एग्जिस्टेंस में आया। अब इस एनपीटी के एग्जिस्टेंस में आने के बाद, ठीक है, इसका अपना प्रोविजन था। उस प्रोविजन में तय किया गया कि भाई जिन देशों ने अब तक अपना परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया है वो सबके सब न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, और जिसने नहीं किया हुआ है वो सबके सब नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं। नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं और न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। इसमें P5 कंट्री आता है। इस पे मैं बताऊंगा कौन कौन सा है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है ना, ये सब इसमें आते हैं एनपीएस में। और नॉन न्यूक्लियर स्टेट में कौन आता है? इसमें रिमेनिंग जो कंट्री है वो सब इसमें आता है। मतलब 5 देश ये हो गया न्यूक्लियर पावर स्टेट, और रिमेनिंग देश हो गया नॉन न्यूक्लियर स्टेट। अब ये भी हम देख रहे थे, और ये हमें इन्फोर्स कर रहा था कि आप साइन कीजिए एनपीटी पे। कहा कि साइन कीजिए, आप नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपको जरूरत क्या है कि आप परमाणु बम बनाएं, आपको जरूरत है आप बिजली बनाइए, आपको जरूरत है आप अपने यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम पर ध्यान दीजिए, लोगों का जो, ठीक है ना, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेटर कीजिए, ह्यूमन लाइफ को बढ़िया कीजिए। और आपको एनर्जी की जरूरत है तो हम आपको रिएक्टर भी दे रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी दे रहे हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, हम आपको फ्यूल भी दे रहे हैं, ये सब हम आपको दे रहे हैं, पर आप कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए। पर इंडिया को बार बार लग रहा था कि भाई बगल में चीन है और हाँ उसके हाथ में बम है और वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने कहा कि हम इस पे साइन अभी नहीं करेंगे, और इंडिया ने, ठीक है, एनपीटी पे साइन नहीं किया। अब इंडिया ने जब साइन नहीं किया, लेकिन ठीक है, इधर इंडिया में एक और समस्या हो रहा था। यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें एक तो चेंजेस था, दूसरा था कि कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे मान लो लाल बहादुर शास्त्री हैं, वो इसके खिलाफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो भी उस समय बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि भाई परमाणु हथियार हथियार नहीं है, इसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कई लोगों ने विरोध करते रहा, लेकिन वो यहाँ के साइंटिस्ट ही थे, चाहे बेशक वो स्लो रेट से हो, ठीक है, जो चाहे वो अपने जो भी उनका टेक्नोलॉजिकल स्किल्स था उसको जुटा करके उन्होंने इस चीज को धीमे धीमे कंटिन्यू रखा, उस फेज में भी जिस फेज में पॉलिटिकल विल शो नहीं किया गया। जब इंदिरा गांधी, ठीक है, जब 1970 में फिर से सत्ता में आई है, तो इंदिरा गांधी जब आई तब जाकर के फिर से ये रफ्तार पकड़ा, और जिसका परिणाम हुआ 1974 का पोखरण 1, ठीक है, 1974 का न्यूक्लियर टेस्ट।
1974 जब बुद्धा ने मुस्कुराया, 1974 जब बुद्ध ने मुस्कुराया। तो ठीक है ना, इसका नाम है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 18 में 1974, याद रखना न्यूक्लियर टेस्ट है ये, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। डेट इसका 18 मई 1974। इस समय ठीक है ना, इस टेस्ट का नाम टेस्ट का जो कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट, क्योंकि मुझे आज टॉपिक हम लोग का न्यूक्लियर पॉलिसी पे, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आप पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझ जाओगे, उन परिस्थितियों को समझोगे, और फिर आप ये समझ सकोगे बेहतर तरीके से कि आखिर जो इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके पीछे जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनाया उसके पीछे क्या क्या चीज छुपा हुआ है, वो कौन कौन सी गुड़ बातें हैं, वो रहस्य क्या है उसके पीछे छुपा हुआ है, ये आप समझ पाओगे। तो पहला जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ये स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था, ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोखरण 1 भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हुआ था, इसलिए इसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। और इस पे इंदिरा गांधी का कमेंट मैंने बताया था आप लोगों के पीछे, उन्होंने कहा था कि फाइनली बुद्धा मुस्कुराया, ठीक है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना, SMT इंदिरा गांधी में लिख देता हूँ, इंदिरा गांधी ये PM थी। और तमाम बातें आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। इस टेस्ट में प्लूटोनियम को यूज किया गया था, याद रखना, इस टेस्ट में प्लूटोनियम को यूज किया गया था, आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है। इस टेस्ट में प्लूटोनियम को यूज किया गया था, और प्लूटोनियम, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस हुआ था कनाडा से प्राप्त रिएक्टर में। सो दिस प्लूटोनियम इज प्रोड्यूस्ड इन द कैनेडियन रिएक्टर्स, ठीक है। ये कहाँ बना था, कनाडा से प्राप्त जो रिएक्टर था उसमें ये बना हुआ था। इस टेस्ट के परिणाम स्वरूप इंडिया पे कई तरह का सैंक्शन लगाया गया, कई तरह के और ठीक है, नतीजा क्या हुआ, इंडिया के ऊपर सैंक्शन को इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ये अस्तित्व में आया। ये वो टेस्ट ही था जो NSG को, जो न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संस्था है, ये संस्था अस्तित्व में आया है इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के, ठीक है, बदले में। और इंडिया के ऊपर कई तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस टेस्ट को कहा था, दिस इज द टेस्ट दैट आर कैरिड फॉर पीसफुल पर्पस। ये इसका उद्देश्य ये था कि हम चाहते हैं शांति, वी डोंट बिलीव इन वॉर, हम शांति चाहते हैं, और शांति को स्थापित करने के लिए टेस्ट किया गया था। ये पीसफुल टेस्ट था, ये कंस्ट्रक्टिव टेस्ट था, ये डिस्ट्रक्टिव में था, कंस्ट्रक्टिव इन दैट सेंस कि हमने जो टेस्ट किया था इस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ेगा, प्लस इससे शांति स्थापित होगा, कोई हम पे अटैक नहीं करेगा तो हम किसी से क्यों अटैक करने जाएंगे। और ये था इस, ठीक है, इस टेस्ट के ऑलमोस्ट हम अगर कहें, ये जो टेस्ट था फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, इसके बाद इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, एक लंबे अरसे के बाद सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, इसको कह सकते हो पोखरण 2। ये क्या है, ये पोखरण 2, याद रखना, पोखरण 2 इंडिया ने किया। और पोखरण जो 2 टेस्ट है, जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट है जिसको भारत ने किया, जिसको बोलते पोखरण 2, इस टेस्ट का कोड नेम था शक्ति 98। तो याद रखना शक्ति 98 ये कोड नेम था। ये इस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, यह भी याद रखना आप लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखना है, इस टेस्ट में इंडिया ने 5 कंजिक्यूटिव एटम बम का, ठीक है, 5 कंजिक्यूटिव एटम बम का टेस्ट किया था, जिसमें से 3 टेस्ट किया था इंडिया ने 11 मई को, 11 मई 1998, और 2 टेस्ट इंडिया ने किया था 13 मई को, ठीक है। यहाँ पे 2 परमाणु टेस्ट, ये टेस्ट एक में जो पहला टेस्ट था वो फ्यूजन टेस्ट था, ठीक है, ये जो पहला टेस्ट था वो फ्यूजन टेस्ट था। एंड आफ्टर इंडिया दिस टेस्ट 17 डेज के बाद पाकिस्तान डिड देयर टेस्ट। मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की तैयारी हो चुकी थी, पाकिस्तान भी तैयार था अपने परीक्षण के लिए, ठीक है। और वो टेस्ट था चगाई 1 और चगाई 2, जिसमें पाकिस्तान ने 6 एटम बम का टेस्ट किया था, ठीक है। तो अब तक इंडिया
3 अलग अलग डेट पे टेस्ट कर चुका है। एक है 18 मई 1974, दूसरा हो गया 11 मई 1998 और तीसरा हो गया 13 मई 1998। ठीक है, और इस टेस्ट को तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने कहा ये टेस्ट था टू ओके रीजनल बैलेंस के लिए, पावर संतुलन के लिए ये टेस्ट किया गया था। ये टेस्ट शांति के बहाल के लिए नहीं था, बल्कि शक्ति संतुलन के लिए था। ये शक्ति संतुलन के लिए किया गया परीक्षण था। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में शक्ति संतुलन के लिए किया गया परीक्षण था। और इस परीक्षण के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई जो व्यक्ति है, जो जिम्मेवार है, वो है कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया वो स्पीच, जो 26 जून 1946 को उन्होंने कहा था, जब उसके ठीक बाद, हालांकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ही एक चीज अनाउंस किया था कि एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड इज कंस्टिट्यूटेड एज इट इज, एवरी कंट्री विल हैव टू डिवाइस and use the latest device for its protection. I have no doubt India will develop her scientific research, and I hope Indian scientists will use the atomic force for constructive purposes. Atomic force for constructive purposes. But if India is threatened, she will inevitably try to defend herself by all means at disposal. तो ये जो बातें मैंने आपको बताया, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना, कहा गया शब्द, एक एक शब्द पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं भी कह रहा हूँ वही बातें कि जब इंडिया कंस्ट्रक्टिव पर्पस से जब आगे बढ़ा, तो कहीं ना कहीं हमें रेगुलर थ्रेट के कारण ही हम डाइवर्ट हुए, और नतीजा क्या हुआ कि इंडिया ने अपना 2 परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप भी इंडिया पे कई देशों ने कई तरह का बैन लगाया था, जिसपे मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, इससे पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है, और आज के डेट में इंडिया के पास कितना परमाणु हथियार हो सकता है? तो करेंटली इंडिया हैज 150 मोर देन 150 न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स। इंडिया हैज मोर देन 150 न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स और वेपन्स आज हमारे पास। और आज इंडिया के पास जो प्लूटोनियम है रिजर्व, वो ऑलमोस्ट है 8300 किलोग्राम प्लूटोनियम है। और इस प्लूटोनियम से हम 1000 न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकते हैं। इंडिया हैज दैट मच कैपेबिलिटी। 1000 न्यूक्लियर वेपन्स को हम बना सकते हैं। इंडिया के पास यह कैपेसिटी है। रिमेंबर इट, 150 न्यूक्लियर वेपन्स अभी हमारे पास हैं, जिसका हम सीधा उपयोग कर सकते हैं जब हमें पॉलिटिकल और लीगल हमें जब अनुमति मिलता है। और हमारे पास जो स्टॉक पाइल्स है प्लूटोनियम का, वो है 8300 किलोग्राम, और इसका यूज हम करके 1000 न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बम को हम बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोग जान लो, ठीक है ना, इंडिया के पास आज जो मिसाइल है, चूंकि अब बम बनाने से सिर्फ नहीं होगा, आज हमने मिसाइल भी बना लिया हुआ है। एंड नाउ आज हमारे पास जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मिसाइल जो है ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल जो हमारा है, इस मिसाइल का हम लोग यूज कर सकते हैं। और अग्नि 5 मिसाइल्स का रेंज आप लोगों को शायद पता होगा कि जो अग्नि 5 मिसाइल्स है, इसका रेंज है 5800 किलोमीटर, जबकि चीन का कहना है कि इसका रेंज 8000 किलोमीटर है। तो मैं लिख देता हूँ चाइनीज भाषा में। क्यों चाइना कहता है? तो दुश्मन को पता होता है दुश्मन का असली ताकत। हम कहते हैं कि भाई मेरा ताकत 5800 किलोमीटर का है, 5800 किलोमीटर का है, जबकि चाइना कहते नहीं 8000 किलोमीटर का। भाई क्यों कह रहे हो ऐसा, क्यों प्रचार कर रहे हो? क्योंकि वो ये जताना चाहता है कि नॉट इंटायर चाइना कम्स इन द जज ऑफ Agni 5, but
some of the European country, African countries, they also come in the range of our Agni 5. Agni 5 रेंज में वो देश भी आ रहा है जो यूरोपियंस हैं, जो ठीक है ना ये, और इसलिए वो उनको भी बताना चाहता है कि इंडिया सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है। इंडिया का जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं सुपरमेसी की तरफ है। इंडिया ट्राई टू, ठीक है, सुपर पास एवरीवन। इंडिया हैज दैट पोटेंशियल बट इंडिया नॉट सोच, बट इंडिया ओके इटसेल्फ प्रिपेयर फॉर दैट। इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है, इंडिया प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, इंडिया उसकी तैयारी कर रहा है। और ये डर कहीं ना कहीं चाइना को है, और दैट्स व्हाई दे एक्सपोज ओके द रेंज ऑफ अग्नि 5। स्टिल इंडिया सेड नो, आवर रेंज इज जस्ट 5800 किलोमीटर। पर ये जान लो 8000 किलोमीटर जेन्युइन बात है, 8000 किलोमीटर है। इसके अलावा हम अभी अग्नि 6 भी हमने अंडर डेवलपमेंट हमारा है, और अग्नि जो 6 होगा हमारा, अग्नि 6 मिसाइल, इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसका रेंज होगा ऑलमोस्ट इन बिटवीन 8000 टू 12000 किलोमीटर। 8000 से 12000 किलोमीटर रेंज का अग्नि 6 भी हम डेवलप कर रहे हैं। और ये वो मिसाइल्स हैं जो जिसके अंदर जिसका वॉरहेड में परमाणु बम को डाल करके हम अगर वक्त पड़ा तो चाइना के कोने कोने तक हिला देंगे, और पाकिस्तान को तो उसमें हम गायब ही कर देंगे। इसमें वो दम है, ठीक है। इसके कारण हमसे कोई भीड़ नहीं सकता है। आज पाकिस्तान हमें थ्रेट दे सकता है, चाइना हमें थ्रेट दे सकता है, हमें से भीड़ सकता है, लेकिन जब लड़ाई की बात होगी वो कभी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई में ऑल आर द न्यूक्लियर स्टेट हैं। और अगर न्यूक्लियर स्टेट अगर धमाके हुए तो इंडिया का जो न्यूक्लियर जो धमाका है वो 45 किलो टन टीएनटी तक का है, जिसको हम 200 किलो टन टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन तक हम ले जाने की हम बात कर रहे हैं। और अगर इस रेंज में पहुंचा दिए तो समझ लो कि क्या होगा। एक एक बम हमारा कई देशों के 5-5, 7-7 बम के बराबर है। विस्फोट क्षमता की बात करता हूँ, क्योंकि ठीक है, अभी कोरिया ने एक टेस्ट किया था पीछे 12 किलो टन का, 12 किलो टन टीएनटी का, कई देशों का 5 किलो टन टीएनटी का है। हमारे बम का रेंज अजीब है, क्योंकि थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास है, इसको पता है फ्यूजन बम। और फ्यूजन का मतलब धमाका इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा नुकसान, जो शायद हिरोशिमा और नागासाकी भी उसके सामने फीका पड़ जाए। मैं ये बता रहा हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी में जो धमाका हुआ था वो भी फीका पड़ जाएगा। वो उस रेंज का बम हमारे पास है। सवाल है कि मैं इतना सारा बात नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हम लोग हैं इसी सेशन में। तो आप लोग को कोई क्वेश्चन होगा सो यू शुड राइट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लोगों से सिर्फ इतना ही उम्मीद है। अब देखिए, मैक्सिमम जो मिसाइल का रेंज मैंने बता दिया आप लोगों को। एनएसजी, इंडिया अभी भी न एनएसजी का मेंबर है, न इंडिया एनपीटी पे साइन किया हुआ है। इंडिया न एनएसजी का मेंबर है, न इंडिया ने एनपीटी पे साइन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंडिया आज के डेट में अगर हम बात करें तो वो भी समझेंगे क्यों है। आज का हमारा कैपेबिलिटी क्या है, आज हम कहाँ पे हैं, और हम कल कहाँ पे थे, और वो सब क्या चेंजेस हुआ है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट के कारण क्या क्या चेंजेस हुआ है हम लोग के जीवन में, वो मैं बताने वाला हूँ। तो इंडिया इज, ठीक है ना, लेकिन हालांकि इंडिया भी एनएसजी का मेंबर नहीं है, एनपीटी पे साइन कर सिग्नेटरी भी नहीं है, इंडिया ने साइन ही नहीं किया, मना कर दिया था। इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन। इंडिया इज द मेंबर ऑफ, ठीक है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। इंडिया इसका मेंबर है। अब वो क्या क्या है, तो वो है MTCR, रिमेंबर इट, वो है MTCR, वो है वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार व्यवस्था। और वो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ठीक है। इंडिया इसके सदस्य है, इसका MTCR का 16 में हो गया था, और वासेनार और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ठीक है ना, इसका 18 और 19 में हुआ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के विषय में थोड़ा और बातें जान लो। इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड द BWC,
इंडिया हैज साइन, इंडिया साइन किस पे किया है, याद रखना, इंडिया हैज साइंड, ठीक है, एंड रेटिफाइड BWC, BWC क्या है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पे इंडिया ने साइन किया हुआ है, केमिकल वेपन कन्वेंशन पे इंडिया ने इस पे साइन किया हुआ है, क्योंकि इंडिया जो बायोलॉजिकल वेपन है इसे यूज करना सही नहीं मानता है। खुद APJ अब्दुल कलाम भी कहते ये एक क्रूरलिटी अगेंस्ट ह्यूमन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग इट एज ए वेपन, इसको हम वेपन नहीं मानते। जबकि चाइना अभी देखो हाल में कोरोना फैलाया हुआ है, जिसको ट्रम्प खुद कहे थे चाइनीज वायरस, जो वुहान शहर से पैदा हुआ था कोरोना वाला। और केमिकल वेपन्स जो हमारे पास, इसका जो स्टॉक पाइल्स था ऑलमोस्ट 1045 टन स्टॉक पाइल्स हमारे पास था, ठीक है, सल्फर मस्टर्ड के रूप में ये था, जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली, और इसका सूचना हमने यूनाइटेड नेशंस को लिखित रूप में दिया। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का तीसरा देश है आफ्टर साउथ कोरिया एंड अल्बानिया। साउथ कोरिया और अल्बानिया के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जिसने अपने केमिकल वेपन को भी पूरे तरीके से समाप्त कर चुका है, डिस्ट्रॉय कर चुका है। और बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं इसको तो हमने, इसका समर्थन में हम तो है ही नहीं इंडिया के पास इसका, हमने, जबकि हमारे एक आर्मी चीफ थे, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता है उस देश को केमिकल वेपन की क्या जरूरत है। और खुद कलाम साहब, अब्दुल कलाम, जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और फादर ऑफ मिसाइल भी कहते हैं, या मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग मिसाइल मैन भी कहते हैं, उनके शब्दों में कि भाई बायोलॉजिकल जो वेपन है ये वेपन है ही नहीं, ये मानवता के अगेंस्ट एक प्रकार का क्रूरता है, इसलिए इसको डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है। हमने इसको बिल्कुल डेवलप नहीं किया हुआ है, हमने इसको भी डेवलप नहीं किया हुआ है, और जो हमारे पास था भी स्टॉक पाइल्स उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर दिए, और इस बात की खबर हम लोग यूनाइटेड नेशन को हमने दे दिया लिखित रूप में। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का तीसरा देश है साउथ कोरिया और अल्बानिया के बाद। ये बातें आप लोग यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हम लोग आगे थोड़ा सा, इंडिया हैज डेवलप, इंडिया का जो थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या क्या इंडिया ने क्या क्या किया। नाउ इंडिया हैज डेवलप देयर न्यूक्लियर ट्रायड को इंडिया बना चुका है। इंडिया हैज डेवलप देयर न्यूक्लियर ट्रायड, भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज को डेवलप कर लिया है, ठीक है, कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, ओके। और ये जो डेवलप हुआ है, ठीक है, ये पार्ट है हमारा मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का, इट इज ए पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ये इसका पार्ट है। ये क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूँ। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस क्या होता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब हुआ हम एक ऐसा शक्ति डेवलप करते हैं जिसमें कोई देश हमें ना आसमान से, न स्काई से, न हम पे कोई लैंड से, न हम पे कोई सी से हमला कर सके। और अब तो इंडिया शक्ति जो मिशन शक्ति था जिसमें हमने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, उससे तो अब हम अंतरिक्ष से भी हम पे भी हम निगाह रख सकते हैं। एक और अपने शक्ति को इंडिया अपने अंदर शामिल किया है। स्काई की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डोसाल्ट मिराज 2000 है, डोसाल्ट मिराज 2000, ये वो एयरक्राफ्ट है जिसका हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन को गिराने के लिए, ठीक है। ये फ्री फॉलिंग रूप में इसको ड्रॉप करा सकते हैं और किसी देश के ऊपर ये इसका यूज कर सकते हो आप। इसके बाद हमारे पास सी पैक्ट जगुआर है, तो सी पैक्ट जो जगुआर है, ये भी सी पैक्ट जगुआर मैं लिख देता हूं, सी पैक्ट जगुआर, ये भी
एटम बम को या परमाणु बम को ड्रॉप कराने के लिए डेवलप किया गया है। तो ये दोनों हमारा हो गया। लैंड वर्जन में हमारे पास अग्नि 5 मिसाइल जो कैरी कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो कैपेबिलिटीज है तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो रेंज है 5800 किलोमीटर और से लेकर 8000 किलोमीटर तक के रेंज में ये ऑलमोस्ट 3 कुंटल तक के वारहेड को ले जा सकता है ये। और सी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग नाम सुना होगा K-15 का, कलाम 15, K-15 सागरिका, K-15 सागरिका ये सी वर्जन है। K-15 सागरिका सी वर्जन है। ओके, और इसका रेंज है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर और ये 500 किलोग्राम के न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ये ले जा सकता है 700 किलोमीटर तक के, और वहां पे हमला कर सकता है। और इस प्रकार से आज समुद्री हमला की बात हो, आज जमीन से हमला की बात हो, आज आसमान, ठीक है ना, आसमान से हमले की बात हो, तो हम तीनों जगह पे हम इससे हमला कर सकते हैं। और आज इंडिया के फेदर में एक और बड़ा चीज है, वो एंटी सैटेलाइट टेस्ट करके हम अंतरिक्ष से हमले को भी निपट सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया ने अपना एक और कैपेबिलिटी डेवलप किया है, वो है पीएमडी, और मतलब ठीक है, एंटी सैटेलाइट टेस्ट। ठीक है ना, ये हमने किया। एक और है एंटी मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। तो इंटरसेप्टर मिसाइल को हमने डेवलप करके हमने ये भी बता दिया दुनिया के लोगों को। और वो इंटरसेप्टर क्या है, वो हमारे पास एडी है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और है पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। जो एडी है इसका नाम अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और ये दोनों दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में मार गिरा सकता है, और कोई अगर हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तो उसको हम हवा में नष्ट कर सकते हैं। और हमने वो कैपेबिलिटी डेवलप किया है कि हम उस पर हमला भी कर सकते हैं। और ये इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा अभी इंडिया रूस का एस-400, दुनिया का एवर बेस्ट एस-400, ये एंटी मिसाइल ये है, ये इंटरसेप्टर है, दुनिया का सबसे बेस्ट है ये। और इसको भी हम लोग अभी अपने सेना में शामिल करने वाले हैं इसको। ये तमाम हमारे उपलब्धि रहा अब तक का, ये आपको जानना चाहिए। K-15 की बात रहा, K-15 हम लोग इसको डिप्लॉय किए हुए आईएनएस अरिहंत पे। और आईएनएस जो अरिहंत है इंडिया का न्यूक्लियर पावर बेस्ड और सबमरीन्स है ये। और इस सबमरीन्स पे ये K-15 को हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, इन तमाम बातों का आप लोग याद रखना है। अब चलते हैं थोड़ा सा फिर से बैक होकर के उस पॉलिसी की तरफ जिसका हम लोग का टॉपिक है। शायद आपके पास एक बैकग्राउंड अब बनता जा रहा होगा, एक दो बातें और जान लो आप लोग। इंडिया ने अपना पहला जो रिसर्च रिएक्टर है, इंडिया बिल्ट इट्स फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर, ये भारत ने पहला जो बनाया है वो बनाया है 1956 में। याद रखना, 1956 में भारत ने अपना पहला रिसर्च रिएक्टर बनाया है। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग। और मैं क्वेश्चन देख नहीं पा रहा हूँ, तो आई होप सो कि आप लोग शायद क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, कोई रीजन है तो। दूसरा है, याद रखना आप लोग, तो पहला जो रिसर्च रिएक्टर हमने 1956 में बनाया था। इसके बाद एक चीज और याद रखना आप लोग, दूसरा हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो पहला प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट था, प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट, उसको हमने 1964 में हमने बनाया। 1964 में पहला प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट को हमने डेवलप किया है। प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट है ये। ठीक है, इंडिया चाइना का वार हुआ है 1962 में। 1962 का वार याद रखना। और इस वार ने इंडिया को, मैंने पहले बता दिया था कि दिल्ली गवर्नमेंट को वो इम्पीटस दिया टू डेवलप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जाता था कि भाई आप साइन कीजिए, एनपीटी पे साइन कीजिए, सीटीबीटी पे। ठीक है, लेकिन इंडिया इसलिए नहीं साइन कर रहा था कि रेगुलर थ्रेट था। फाइनली इंडिया ने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद इंडिया ने जाकर के अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को जारी किया। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इंडिया का क्या है वो समझ लो आप लोग। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, मेक हेडिंग इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ये जो डॉक्ट्रिन जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अनाउंस कब हुआ था? ठीक है ना, ये अनाउंस हुआ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसके मीटिंग के बाद। ये हुआ था जनवरी 2003 में। ठीक है, और उस ऑलमोस्ट जो इंडिया के ने अपना जो
पोखरण 2 किया था। तो पोखरण 2 के 4.5 साल के बाद, पोखरण 2 के 4.5 साल के बाद एक प्रेस रिलीज किया गया और 4 जनवरी 2003 को, 4 जनवरी 2003 को इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अनाउंस किया। ये डेट याद रखना। और इसमें जिन बातों को शामिल किया गया, एक एक करके मैं उन बातों पे आता हूँ। पहला इसमें जो बात शामिल किया गया वो था बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। ठीक है, टू एक्वायर मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, याद रखना इस बात को, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस को यहाँ पे एक्वायर करना था। दूसरा, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव हम लोग का था। अब देखो, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस का मतलब था, अब यहाँ पे थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को कि हमें वो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हासिल करना है जिसके कारण कोई भी देश ये कभी न कल्पना करे, कभी ये सोचे भी नहीं कि वो हम पे हमला करेगा। वो न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो मूल ऑब्जेक्टिव था कि हम ये डेवलप करें। अच्छा, इसके लिए क्या क्या हमको डेवलप करना पड़ता, ये समझ लो आप लोग थोड़ा सा एक लाइन में। इसका अर्थ हुआ कि एटलीस्ट हम ऑल टाइम ऑपरेशन, ठीक है ना, ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए हमारे पास। ऑल टाइम ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ताकि कोई अटैक हो तो हम बैठ के वेट नहीं करते रहें, लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन तो होना चाहिए। इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन जब डेवलप कर लिया, उसके बाद हमने फोर्स को ऑल टाइम हम प्रिपेयर करके आज के दिन में हम रखे हुए हैं। जो किसी भी हमला में या कोई इस तरह का खबर मिले या हमारे सेना के ऊपर कोई भी हमला हुआ हो तो वैसे परिस्थिति में वो रिटेलिएट कर सके उसको। दूसरा है, इसके अंदर आ जाएगा कि अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज। आपके पास एक ऐसा कैपेबिलिटीज हो कि जिसके थ्रू आपको आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने से पहले आपको वो चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, सो और उसको आप वार्न कर सको। सो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस भी बहुत प्रभावित होना चाहिए जो आज इंडिया के पास है। सो दैट आर द पार्ट ऑफ क्रेडिबल डिटरेंस। क्रेडिबल डिटरेंस का पार्ट क्या क्या हो गया, ये क्रेडिबल डिटरेंस की बात बता रहा हूँ। ये कैपेसिटी भी आज इंडिया डेवलप कर चुका है। थर्ड, इंडिया के पास आज न्यूक्लियर ट्रायड है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज इंडिया के पास, ठीक है, रोबोस्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। आज देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी है, जिसको हम बोल सकते हो, और अजीत डोभाल जैसे लोग हैं आज के डेट में। तो उसके बाद जो पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, तो द विल टू एम्प्लॉय न्यूक्लियर फोर्सेस, वो आज पॉलिटिकल विल भी है। और आज पॉलिटिकल विल के साथ आज तो मैं देख रहा हूँ इंडिया के केस में कि जो इंडिया के जो लोग हैं उनका पीपल्स विल बिलोंग विद पॉलिटिकल विल, पीपल्स विल भी है। ठीक है, कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो उसके ऊपर हम हमला नहीं, उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक करेंगे जो कभी वो अपना होश नहीं संभाल सकता है। तो ये पीपल्स विल भी है, साथ साथ पॉलिटिकल विल। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये आता है क्रेडिबल डिटरेंस के तहत, और आज ये हमारे पास है। ठीक है, और यही हमने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में शामिल किया हुआ है। दूसरा है कि, ठीक है ना, नो फर्स्ट यूज पोस्चर, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मैं थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा ना हो। टू एक्वायर मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, ठीक है, ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये पॉलिसी जो हमारा है यहाँ पे याद रखना आप लोग। पॉलिसी हमारा ये है कि हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स टू बी यूज्ड ओनली इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, ठीक है, हम इसको सिर्फ हम तभी यूज करेंगे जब कोई न्यूक्लियर पावर हम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है। तो ठीक है ना,
तो ये रिटेलिएशन में करेंगे, मतलब एक प्रकार का दंडात्मक होगा कि अगर आपने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया है तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप हमारे टेरिटरी पे करें, चाहे आप हमारे इंडियन फोर्स पे दुनिया कहीं भी करें, भारत सीमा के अंदर, तो वैसे कंडीशन में हम उस पे करेंगे। लेकिन अगर हम पे कोई नहीं करता है तब तक हम कोई भी अटैक अपने तरफ से हम पहले नहीं करेंगे। सो नो फर्स्ट यूज, पहले हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किसी भी कीमत में हम नहीं करने जा रहे हैं, ये बातें। थर्ड यहाँ पे है, अगर, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिटेलिएशन होगा, थर्ड यहाँ पे है, याद रखना आप लोग, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक भी अगर हम करते, जब होगा, अगर हमारे ऊपर किसी ने किया, जो रिटेलिएशन होगा उसका जो पहला अटैक होगा वो मैसिव होगा एंड डेसिग्नेटेड टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, ठीक है। थर्ड लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियर रिटेलिएशंस, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू अ फर्स्ट स्ट्राइक, टू अ फर्स्ट स्ट्राइक विल बी मैसिव, विल बी मैसिव होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा यहाँ पे पॉइंट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, न्यूक्लियर जो रिटेलिएटरी जो अटैक होगा टू बी ऑथराइज्ड ओनली बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, इसका जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो लिख देता हूँ, न्यूक्लियर रिटेलिएशंस अटैक टू बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है, जो अटैक होगा रिटेलिएशन अटैक रिटेलिएशन जो अटैक होगा ये टू बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, NCA, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जो कहते हैं अथॉरिटी लेना होगा, तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ इसमें है। इसके अलावा नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेगेंस्ट, ठीक है, हम कभी भी परमाणु, नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, नॉन न्यूक्लियर स्टेट, जिन देश के पास परमाणु क्षमता नहीं है, हम उसके खिलाफ कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर अटैक कब करेगा, तो यहाँ पे है कि इंडिया रिटेन ऑप्शन ऑफ रिटेलिएशन, ऑप्शंस ऑफ रिटेलिएशन with nuclear weapons in the event of a major attack
अगर कोई देश even any attacked by biological or chemical weapons, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, मतलब कोई देश अगर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन का भी अगर प्रयोग करता है तो वैसे में भी हम एक ऑप्शन रख के चलेंगे कि हम उसको रिटेलिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा कि हम इसमें विश्वास करते हैं, इंडिया आल्सो बिलीव इन, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स, ठीक है, जो भी हम मटेरियल्स हैं, ठीक है, या जिसको बोलते हैं कि मटेरियल ऑफ डुअल पर्पस, कि भाई डुअल पर्पस के जो मटेरियल है उसके भी एक्सपोर्ट पे हम भी अपना ध्यान रखेंगे, उसको हम स्ट्रिक्ट बनाएंगे, उस पर हम नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद है इंडिया कंटिन्यूड कमिटेड, इंडिया कंटिन्यूड कमिटमेंट इंडिया कंटिन्यूड कमिटमेंट टू गोल ऑफ what? न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, याद रखना आप लोग, फ्री वर्ल्ड, ये लाइन याद रखना आप लोग। एंड थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल, थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल and non-discriminatory disarmament, ठीक है ना, संपूर्ण निरस्त्रीकरण की बात करता है, संपूर्ण निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों मुक्त दुनिया का जो परिकल्पना है, इंडिया उस पर विश्वास करता है, इंडिया उस पर मदद करेगा और इंडिया उस पर कमिटेड है कि ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है, तो मैंने कहा कि इंडिया ने अपने परमाणु पॉलिसी में जिन बातों को यहाँ पे शामिल किया हुआ है वो बातें ये हैं, इंडिया ने कहा कि हम पाले हमला नहीं करेंगे, इंडिया ने कहा कि हमने जो आर्सेनल बनाया है वो हम अपने सुरक्षा के लिए बनाया है, हम किसी भी तरह का रेस में नहीं है। इंडिया ने कहा कि हम उस देश के खिलाफ कभी भी हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। इंडिया ने कहा हम परमाणु हथियार को तभी मुंह तब खोलेंगे जब हमारे ऊपर कोई परमाणु हथियार से हमला करता है, हमारे क्षेत्र पे हमला करता है, हमारे लोगों पे हमला करता है, हमारे सेना पे हमला करता है, चाहे भारत की सीमा के भीतर कहीं भी। अगर कोई देश हमारे ऊपर जैविक हथियार का प्रयोग करता है, अगर कोई देश हमारे ऊपर रासायनिक हथियार का प्रयोग करता है, वैसे दशा में भी हम रिटेलिएशन का क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं, इसको हम रिटेन करते हैं। हम हो सकता है हम वैसे में हम हमला कर देंगे, ठीक है। जैसा कि अभी चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया पूरी दुनिया में, और चाइना के फैलाने से क्या हो रहा है, चाइना ने तो फैलाया, अब दुनिया भर के देश अनवायड है। कई बार तो मैं भी न्यूज में पढ़ता रहा था और यूट्यूब पे और देख रहा था, गूगल पे पढ़ रहा था, कई लोग कह रहे थे कि भाई अटैक ही कर देना चाहिए, सारे देश को मिलकर के चाइना को अटैक कर देना चाहिए, या चाइना कंपनसेशन दे। ऑस्ट्रेलिया भी तो यही कहा था कि भाई चाइना कंपनसेशन दे, तो कंपनसेशन देना उसका काम है, क्योंकि उसी ने वायरस फैलाया आज दुनिया में। आज मैं डाटा पढ़ा 7 करोड़ लोग, ये कितना बड़ा कोरोना से प्रभावित हुआ, 5 करोड़ लोग ठीक हुआ, 2 करोड़ भी एक्टिव केस है, तो चिंता की बात है कि कितने लोग मर गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये, क्योंकि बायोलॉजिकल जो वेपन्स है तो परमाणु बम से भी 1000 गुना बड़ा है। केमिकल वेपन्स तो समझ ही रहो कितना खतरनाक है, पर बायोलॉजिकल वेपन्स दुनिया का सबसे कोई खतरनाक वेपन्स है, तो हम लोग बोलते हैं गरीबों का परमाणु बम, वो है कोरोना बम जैसा, ये गरीबों का परमाणु बम ही तो है। तो वैसे में अगर दुनिया को बचाना है तो हमें रिटेलिएशन जो कैपेसिटी है उसको हम रिटेन करते हैं, करेंगे, और हम किसी भी हद पर
हम किसी भी परमाणु हमला को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई देश, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान, हमारे ऊपर एक परमाणु हम गिराएगा तो हम पहला परमाणु इतना सारा गिराएंगे कि उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। बात समझ रहे हो ना आप लोग? तो सब लोग बात को समझते रहो, और यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, इस बात को समझना है। दूसरा, अब कोई कुछ क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में, बेशक होगा, आप सब लोग सवाल पूछ सकते हो। चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आज कोई सारे के सारे बच्चे मजे कर रहे हो, सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहे हमसे। और अगर मुकेश सर से सवाल नहीं पूछे तो सर को मजा नहीं आता है। एक बात याद रखना, सवाल पूछो, सवाल, आई नीड क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन, मुझे खाने में मजा आता है। आप मुझे खिलाओ, और क्या खिलाओगे आप लोग? भाई पार्टी तो मांग नहीं रहा हूँ, खाना तो मांग नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन मांग रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो खिला ही नहीं दिया करो यार, इतना भी तो करो कम से कम। बड़े कंजूस हो गए आप लोग। चलो ठीक है, तो आगे समझ लो इस बात को, इस पूरे जर्नी को समझ लो कि ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, न भूलना है। और अनअकैडमी का जो गेमिफाइड है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, यूज कीजिए इस कोड को MKS1 को, इन ऑर्डर गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, प्लस मेरा स्पेशल क्लास कर सकोगे आप लोग। तो यूट्यूब पे जो मजा आ रहा है इससे डबल वहाँ पे अच्छा लगेगा आपको। साफ साफ सामने देखोगे, साफ साफ देखोगे, गेट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। यूज करना इस कोड को MKS1 को। थैंक्स, बाय।